नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी त्रिशूल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं। कमरे की रोशनी खिड़की से बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार, लंबी, मोटी गिरती हुई नजर आती हैं। इस वक्त तो अगर घर में आग भी लग जाए तो शायद मैं बाहर निकलने की हिम्मत न करूं। लेकिन एक दिन जब ऐसी ही अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था, उसे आज 30 साल गुजर गए। उन दिनों मैं फौज में नौकर था। आहा, वह फौजी जिंदगी कितने मज़े से गुजरती थी। मेरी जिंदगी की सबसे मीठी, सबसे सुहानी यादगारें उसी जमाने से जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा कि इस नीमजान, झुकी हुई कमर वाले खस्ता हाल आदमी में भी कभी हौसला और हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था। क्या क्या दोस्त थे जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट नाचती रहती थी। शेरदिल राम सिंह और मीठे गले वाले देवीदास की याद क्या कभी दिल से मिट सकती है। वह अदन, वह बसरा, वह मिस्र, बस आज मेरे लिए सपने हैं। यथार्थ है तो ये तंग कमरा और अखबार का दफ्तर। हाँ, ऐसी ही अंधेरी, डरावनी, सुनसान रात थी। बारक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगनीज का पहरा दे रहा था। कंधे पर मेरा भरा हुआ राइफल था। बारक से दो चार सिपाहियों के गाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। रह रहकर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त और नीचे का हरा भरा मैदान इस तरह नजर आता जैसे किसी बच्चे की काली भोली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आती है। धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की। अंधकार और भी गहरा था। बादल की गरज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई। मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी। यकई को मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने से किसी चीज की परछाई सी निकल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया। वह कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी में भीगता हुआ एक तरफ को जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस मूसलाधार वर्षा में कौन आदमी बारक से बाहर निकल सकता है और क्यों। मुझे अब उसके आदमी होने में कोई संदेह न था। मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा, हॉल्ट, हु कम्स देयर। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब न मिले तो मुझे बंदूक को दाग देनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने बंदूक को हाथ में लिए खूब जोर से कड़कर कहा, हॉल्ट, हु कम्स देयर। जवाब तो अब भी न मिला, मगर वह परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि वह मर्द नहीं, औरत है। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करूं, उसने कहा, संतरी, खुदा के लिए चुप रहो, मैं हूं लुईसा। मेरी हैरत की कोई हद न रही। अब मैंने उसे पहचान लिया था। वह हमारे कमांडिंग अफसर की बेटी लुईसा ही थी। मगर इस वक्त इस मूसलाधार में और इस घटाटोप अंधेरे में वो कहाँ जा रही थी। बारक में 1000 जवान मौजूद थे जो उसका हुक्म पूरा कर सकते थे। फिर वह नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहाँ के लिए निकली। मैंने आदेश के स्वर में पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। लुईसा ने बिनती के स्वर में कहा, माफ़ करो संतरी, मैं नहीं बता सकती और तुमसे प्रार्थना करती हूँ ये बात किसी से न कहना। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये कहते कहते उसकी आवाज़ इस तरह कांपने लगी जैसे किसी पानी से भरे हुए बर्तन की आवाज़। मैं उसी सिपाहियाना अंदाज में बोला, ये कैसे हो सकता है। मैं फ़ौज का एक अदना सिपाही हूँ, मुझे इतना अख्तियार नहीं। मैं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कमांडिंग अफसर की लड़की हूँ। मैंने जरा हंसकर जवाब दिया, अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर को भी ऐसी हालत में देखूं तो उनके साथ भी मुझे यही सख्ती करनी पड़ेगी। कायदे सबके लिए एक से हैं और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं। ये निर्दयी उत्तर पाकर उसने करुण स्वर में पूछा, तो फिर क्या तदबीर है। मुझे उस पर रहम तो आ रहा था, लेकिन कायदों की जंजीर में जकड़ा हुआ था। मुझे नतीजे का जरा भी डर न था। कोर्ट मार्शल या तनजुली या कोई और सज़ा मेरे ध्यान में न थी। मेरा अंतःकरण भी साफ था, लेकिन कायदे को कैसे तोड़ूं। इसी हैस बहस में खड़ा था कि लुईसा ने एक कदम बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया
और निहायत पुरदर्द बेचैनी के लहजे में बोली, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल पिघला जा रहा हो। मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ कांप रहा था। एक बार जी में आया, जाने दूं। प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने पर मजबूर करती? फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनूं? लेकिन कायदे ने मेरी फिर जबान पकड़ ली। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न करके मुंह फेर कर कहा, और कोई तदबीर नहीं है। मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई कि जैसे शरीर में जान न होने पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। मेरे हाथ को पकड़े हुए गिड़गिड़ाकर बोली, संतरी, मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ, मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गर्म कतरे टपक पड़े। मूसलाधार बारिश का मुझ पर जरा भी असर न हुआ, लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। मैं बड़ो पसुपेश में पड़ गया। एक तरफ कायदे और कर्ज की आहनी दीवार थी, दूसरी तरफ एक सुकुमार युवती का बिनती भरे आग्रह। मैं जानता था अगर उसे सार्जेंट के सुपुर्द कर दूं तो सवेरा होते ही सारे बलाटिन में खबर फैल जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा, कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लौह कानून कोई रियायत न कर सकेगा। उसके बेरहम हाथ तो उस पर भी बेदर्दी से उठेंगे, खासकर लड़ाई के ज़माने में। और अगर इसे छोड़ दूं तो इतनी ही बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा, जिंदगी खाक में मिल जाएगी। कौन जाने कल जिंदा भी रहूं या नहीं। कम से कम तनज्जुली तो होगी ही। अगर भेद छिपा भी रहे तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती न रहेगी? क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलेर ढंग से ताक सकूंगा? क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा न समाया रहेगा? लुईसा बोल उठी, संती। बिनती का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकल सका। अब निराशा की सीमा पर वो पहुंच चुकी थी। जब आदमी की बाच शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है। मैंने सहानुभूति के स्वर से कहा, बड़ा मुश्किल मामला है संतरी, मेरी इज्जत बचा लो। मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वह तुम्हारे लिए करने को मैं तैयार हूँ। मैंने स्वाभिमान पूर्वक कहा, मिस लुईसा, मुझे लालच न दीजिए, मैं लालची नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूँ कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं? क्या फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है? लुईसा जरा जोश में भरकर बोली। इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। फौजी कानून अस्थायी परिवर्तनशील होता है, परिवेश के अधीन होता है। नैतिक कानून अटल और सनातन होता है, परिवेश से ऊपर। मैंने कायल होकर कहा, जाओ मिस लुईसा, तुम अब आज़ाद हो। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा, मगर तुमसे केवल वही प्रार्थना है कि आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का उपदेश न देना, क्योंकि फौजी कानून है। फौज किसी नैतिक, आत्मिक या ईश्वरीय कानून की परवाह नहीं करता। लुईसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसान में डूबे हुए लहजे में बोली, संतरी, भगवान तुम्हें इसका फल दें। मगर फौरन उसे संदेह हुआ कि शायद ये सिपाही आइंदा किसी मौके पर ये राज न खोल दे, इसलिए अपने को और भी इत्मीनान दिलाने के ख्याल से बोली, मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ हैं। मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा, मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। वो फिर बोली, कभी किसी से कहोगे तो नहीं? कभी नहीं। सच, कभी नहीं? हाँ, जीते जी कभी नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया संतरी। लुईसा तुम्हारी इस नेकी और इस एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी न भूलेगी। तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। जिस वक्त तो तुम्हें कभी ज़रूरत हो मेरी याद करना। लुईसा दुनिया के उस पर्द पर होगी, तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी। वह आज से तुम्हें अपना भाई समझती है। सिपाही की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे भी एक खिदमत करने वाली बहन की ज़रूरत होती है। भगवान न करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए, लेकिन अगर आए तो लुईसा अपना फ़र्ज़ अदा करने में कभी पीछे न रहेगी। क्या मैं अपने नेक मिजाज भाई का नाम पूछ सकती हूँ? बिजली एक बार फिर चमक उठी। मैंने देखा लुईसा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बोला, लुईसा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूँ। किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं। मेरा नाम पूछकर क्या करोगी? लुईसा ने शिकायत के स्वर में कहा,
क्या बहन के लिए भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है? इन शब्दों में कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसा अपनापन भरा हुआ था कि मेरी आंखों में आंसू भर आए। बोला, नहीं लुईसा, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस भाई जैसे सलूक में स्वार्थ की छाया भी न रहने पाए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। लुईसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ जोर से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई। अंधेरे के कारण बिल्कुल नजर न आया कि वो कहाँ गई और न पूछना ही उचित था। मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा। कमांडिंग अफसर की बेटी क्या एक मामूली सिपाही को, और वो भी जो काल आदमी हो, कुत्ते से बदतर नहीं समझती? मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी। इसके बाद कई साल बीत गए। दुनिया में कितनी ही क्रांतियां हो गईं। रूस की जारशाही मिट गई। प्रतंत्र की एक शताब्दी में जितनी उन्नति हुई थी उतनी इन थोड़े सालों में ही हो गई। मेरे जीवन में भी कितने ही परिवर्तन हुए। एक टांग युद्ध के देवता की भेंट हो गई, मामूली से लेफ्टिनेंट हो गया। एक दिन फिर ऐसी चमक की गरज की रात थी। मैं क्वार्टर में बैठा हुआ कप्तान नॉक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह से इसी घटना की चर्चा कर रहा था जो 10-12 साल पहले हुई थी। सिर्फ लुईसा का नाम छिपा रखा था। कप्तान नॉक्स को इस चर्चा में असाधारण आनंद आ रहा था। वह बार बार एक एक बात पूछता और घटना क्रम मिलाने के लिए दोबारा पूछता था। जब मैंने आखिर में कहा कि उस दिन भी ऐसी ही अंधेरी रात थी, ऐसे ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और यही वक्त था, तो नॉक्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बहुत उद्विग्न होकर बोला, क्या उसका नाम लुईसा तो नहीं था? मैंने आश्चर्य से कहा, आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो नहीं बतलाया। पर नॉक्स की आंखों में आंसू भर आए। सिसकियां लेकर बोले, ये सब आपको अभी मालूम हो जाएगा। पहले ये बतलाइए कि आपका नाम श्रीनाथ सिंह है या चौधरी? मैंने कहा, मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। अब लोग मुझे सिर्फ चौधरी कहते हैं, लेकिन उस वक्त तो चौधरी का नाम से मुझे कोई न जानता था। लोग श्रीनाथ ही कहते थे। कप्तान नॉक्स अपनी कुर्सी खींचकर मेरे पास खिसक आए और बोले, तब तो आप मेरे पुराने दोस्त निकले। मुझे अब तब नाम के बदले जाने से कोई धोखा हो रहा था, वरना आपका नाम तो मुझे खूब याद है। हाँ, ऐसे याद है कि शायद मरते दम तक भी ना भूलूं, क्योंकि ये उसकी आखिरी वसीयत है। ये कहते कहते नॉक्स खामोश हो गए और आंखें बंद करके सर मेज पर रख दिया। मेरा आश्चर्य हर क्षण बढ़ता जा रहा था और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह भी सवाल भरी नजरों से एक बार मेरी तरफ और दूसरी बार कप्तान नॉक्स के चेहरे की तरफ देख रहे थे। 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद कप्तान नॉक्स ने सर उठाया और एक लंबी सांस लेकर बोले, तुम्हें याद है एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने तुम्हें बुरी गाली दी थी? मैंने कहा, हाँ खूब याद है। वह कारपोरल था और मैंने उसकी शिकायत कर दी थी और उसका कोर्ट मार्शल हुआ था और वो कारपोरल के पद से गिरकर एक मामूली सिपाही बना दिया गया था। हाँ, उसका नाम भी याद आ गया, किपो या कूपो, पता नहीं, कुछ ऐसे ही नाम था। कप्तान नॉक्स ने बात काटते हुए कहा, किरपिन। उसकी और मेरी सूरत में आपको कुछ मेल दिखाई पड़ता है। मैं ही वो किरपिन हूँ। मेरा नाम सी नॉक्स है, किरपिन नॉक्स। जिस तरह उन दिनों आपको लोग श्रीनाथ कहते थे, उसी तरह मुझे भी किरपिन कहा करते थे। अब मैंने जो गौर से नॉक्स की तरफ देखा तो पहचान गया, बेशक वह किरपिन ही था। मैं आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा। लुईसा से उसका क्या संबंध हो सकता है, ये मेरी समझ में उस वक्त भी ना आया। कप्तान नॉक्स फिर बोले, आज मुझे सारी कहानी कहनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हारी वजह से जब मैं कारपोल से मामूली सिपाही बनाया गया और जिल्लत भी कुछ कम ना हुई थी, तो मेरे दिल में ईर्ष्या और प्रतिशोध की लपटें सी उठने लगीं। मैं हमेशा इसी फिराक में रहता कि किस तरह तुम्हें जलील करूं, किस तरह अपनी जिल्लत का बदला लूं। मैं तुम्हारी एक एक हरकत को, एक एक बात को ऐब ढूंढने वाली नज़रों से देखा करता था। इन 10-12 सालों में तुम्हारी सूरत बहुत कुछ बदल गई है और मेरी निगाहों में भी कुछ फ़र्क आ गया, जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। लेकिन उस वक्त तुम्हारी सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती थी। उस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि किसी तरह तुम्हें भी नीचे गिराऊं। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने से भी बाज ना आता। कप्तान नॉक्स फिर खामोश हो गए। मैं और डॉक्टर चंद्र सिंह टकटकी लगाए कप्तान नॉक्स की तरफ देख रहे थे। नॉक्स ने फिर अपनी दास्तान शुरू की। उस दिन रात को जब लुईसा तुमसे बातें कर रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ तुम्हें दूर से देख रहा था।
मुझे उस वक्त तो मालूम था कि वह लुईसा है। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम पहरा देते वक्त किसी औरत का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहे हो। उस वक्त तो मुझे जितनी पापीपन से भरी हुई खुशी हुई वो बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा अब इसे जलील करूंगा। बहुत दिनों के बाद फंसे हो, अब किसी तरह न छोड़ूंगा। ये फैसला करके मैं कमरे से निकला और पानी में भीगता हुआ तुम्हारी तरफ चला। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचूं, लुईसा चली गई थी। मजबूर होकर मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन फिर भी निराश न हुआ था। मैं जानता था कि तुम झूठ न बोलोगे और जब मैं कमांडिंग अफसर से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो तुम अपना कसूर मान लोगे। मेरे दिल की आग बुझाने के लिए इतना इत्मीनान काफ़ी था। मेरी आरजू पूरी होने में अब कोई संदेह न था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपने मेरी शिकायत तो नहीं की। क्या आपको रहम आ गया था? नॉक्स ने जवाब दिया, जी। रहम किस मरदूद को आता था? शिकायत न करने की दूसरी ही वजह थी। सवेरा होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा। तुम्हें याद होगा कि मैं उनके बड़े बेटे रॉजर्स को घुड़सवारी सिखाया करता था, इसलिए वहां जाने में किसी किस्म की झिझक या रुकावट ना हुई। जब मैं पहुंचा तो रॉजर्स ने कहा, आज इतनी जल्दी क्यों किरपिन? अभी तो वक्त नहीं हुआ। आज बहुत तो खुश नजर आ रही हो। मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ हाँ मालूम है, मगर तुमने उसे गाली दी थी? रॉजर्स ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं, मैंने गाली नहीं दी, सिर्फ ब्लडी कहा था। सिपाहियों में इस तरह की बदजबानी एक आम बात है। मगर एक राजपूत ने मेरी शिकायत कर दी थी। आज मैंने उसे एक संगीन जुर्म में पकड़ लिया है। खुदा ने चाहा तो कल उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। मैंने आज रात को उसे एक औरत से बातें करते देखा है, बिल्कुल उस वक्त जब वो ड्यूटी पर था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इतना कमीना नहीं है। ये सुनते ही लुईसा के चेहरे का रंग कुछ हो गया। अजीब पागलपन से मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने और क्या देखा? मैंने कहा, जितना मैंने देखा है उतना उस राजपूत को जलील करने के लिए काफ़ी है। जरूर उसकी किसी से आशनाई है और वह औरत हिंदुस्तानी नहीं, कोई यूरोपियन लेडी है। मैं कसम खा सकता हूँ दोनों एक दूसरे को हाथ में थामे हुए उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं। लुईसा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चौधरी, मैं कितना कमीना हूँ इसका अंदाज़ा तुम खुद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे कमीना कहो, मुझे धिक्कारो। मैं दरिंदे भैंसी से भी ज़्यादा बेरहम हूँ, काले सांप से भी ज़्यादा जहरीला हूँ। अपने आप को धिक्कारने के बाद किरपिन ने फिर बात शुरू की। लुईसा दीवार की तरफ ताक रही थी। किसी बीच रॉजर्स का कोई दोस्त आ गया, वो उसके साथ चला गया। लुईसा मेरे साथ अकेली रह गई तो उसने मेरी ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखकर कहा, किरपिन, तुम उस राजपूत सिपाही की शिकायत मत करना। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? लुईसा ने सर झुकाकर कहा, इसलिए कि जिस औरत को तुमने उसके साथ देखा वो मैं थी। मैं और भी चकित हो गया। तो क्या तुम उसे? लुईसा ने बात काटकर कहा, वह मेरा भाई है। बात यह है कि मैं कल रात को एक जगह जा रही थी, तुमसे छिपाऊंगी नहीं किरपिन। जिसको मैं दिलो जान से ज़्यादा चाहती हूँ उससे रात को मिलने का वादा था। वह मेरा इंतजार पहाड़ के दामन में कर रहा था। अगर मैं न जाती तो उसकी कितनी दिलशिकनी होती। रास्ते में उस राजपूत सिपाही ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे फौजी कायदे के मुताबिक सार्जेंट के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे बहुतों अनुनय विनय करने पर मेरी लाज रखने के लिए फौजी कानून तोड़ने को तैयार हो गया। सोचो उसने अपने सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मैंने उसे अपना भाई कहकर पुकारा है और उसने भी मुझे बहन माना है। सोचो अगर तुम उसकी शिकायत करोगे तो उसकी क्या हालत होगी। वह नाम न बतलाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर उसके गले पर तलवार भी रख दी जाएगी तो भी वो मेरा नाम न बताएगा। मैं नहीं चाहती कि एक नेक काम करने वाले का ये हश्र हो, उसे ये इनाम मिले। तुम उसकी शिकायत हरगिज मत करना, तुमसे मेरी यही प्रार्थना है। मैंने निर्दयी कठोरता से कहा, उसने मेरी शिकायत करके मुझे जलील किया है। ऐसा अच्छा मौका पाकर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब तुमको यकीन है कि वो तुम्हारा नाम नहीं बताएगा तो फिर उसे जहन्नुम में जाने दो। लुईसा ने मेरी तरफ घृणापूर्वक देखकर कहा, चुप रहो किरपिन, ऐसी बातें मुझसे न करो। मैं इसे कभी गवारा न करूंगी कि मेरी इज्जत आबरू के लिए उसे जिल्लत और बदनामी का निशाना बनना पड़े। अगर तुम मेरी न मानोगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस वक्त तो मैं सिर्फ प्रतिशोध का प्यासा था, अब मेरे ऊपर वासना का भूत भी सवार हुआ। मैं बहुत दिनों से दिल में लुईसा की पूजा किया करता था, लेकिन अपनी बात कहने का साहस न कर सकता था। अब उसको
बस में लाने का मुझे मौका मिला। मैंने सोचा, अगर उस राजपूत सिपाही के लिए जान देने को तैयार है तो निश्चय ही मेरी बात पर नाराज नहीं हो सकती। मैंने उसी निर्दयी स्वार्थपरता के साथ कहा, मुझे सख्त अफसोस है मगर अपने शिकार को छोड़ नहीं सकता। लुइसा ने मेरी तरफ बेकस निगाहों से देखकर कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने निर्दयी निर्लज्जता से कहा, नहीं लुइसा, ये आखिरी फैसला नहीं है। तुम चाहो तो इसे तोड़ सकती हो। ये बिल्कुल तुम्हारे इम्कान में है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये आज तक शायद तुम्हें मालूम ना हो, मगर इन 3 सालों में तुम एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। अगर तुम मेरी तरफ से अपने दिल को नरम कर लो, मेरी मोहब्बत की कदर करो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं आज तक मामूली सिपाही हूँ और मेरे मुंह से मोहब्बत का निमंत्रण पाकर शायद तुम दिल में हंसती होगी, लेकिन एक दिन मैं भी कप्तान हो जाऊंगा और तब शायद हमारे बीच इतनी बड़ी खाई न रहेगी। लुइसा ने रोकर कहा, किरपिन, तुम बहुत बड़े बेरहम हो। मैं तुमको इतना जालिम न समझती थी। खुदा ने तुम्हें इतना संगदिल बनाया, क्या तुम्हें एक बेकस औरत पर जरा भी रहम नहीं आता? मैं उसकी बेचारगी पर दिल में खुश होकर बोला, जो खुद संगदिल हो उसे दूसरों की संगदिली की शिकायत करने का क्या हक है? लुइसा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बेरहम नहीं हूँ किरपिन, खुदा के लिए इंसाफ करो। मेरा दिल दूसरे का हो चुका है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती और शायद वो भी मेरे बगैर जिंदा ना रहे। मैं अपनी बात रखने के लिए, अपने ऊपर नेकी करने वाले एक आदमी की आबरू बचाने के लिए अपने ऊपर जबरदस्ती करके अगर तुमसे शादी भी कर लूं तो इसका नतीजा क्या होगा? जोर जबरदस्ती से मोहब्बत पैदा नहीं होती। मैं कभी तुमसे मोहब्बत ना करूंगी। दोस्तों, अपनी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दाफाश करते हुए मेरे दिल को सख्त तकलीफ हो रही है। मुझे उस वक्त तो वासना ने इतना अंधा कर दिया था कि मेरे कानों पर जूं तक न रहेगी। मैं बोला, ऐसा ख्याल मत करो लुइसा, मोहब्बत अपना असर जरूर पैदा करती है। तुम इस वक्त मुझे न चाहो, लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाएंगे कि मेरी मोहब्बत रंग लाएगी। तुम मुझे स्वार्थी और कमीना समझ रही हो, समझो, लेकिन प्रेम स्वार्थी ही होता है। शायद वो कमीना भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये नफरत और बेरुखी बहुत दिनों तक न रहेगी। मैं अपने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लूँगा जो मिल सके। लुइसा 15 मिनट तक भीषण मानसिक यातना की हालत में खड़ी रही। जब उसकी याद आती है तो जी चाहता है गले में छुरी मार लूं। आखिर उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है किरपिन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो यही सही। तुम इस वक्त जाओ, मुझे खूब जी भर कर रो लेने दो। ये कहते कहते कप्तान साहब नाक फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा कि अगर आपको ये दर्द भरी दास्तान कहने में दुख होता है तो रहने दीजिए। कप्तान नॉक्स ने गला साफ करके कहा, नहीं भाई। नॉक्स ने फिर कहना शुरू किया कि मैं लुइसा के दिल से उसके प्रेमी के ख्याल को निकालने की कोशिशें करने लगा। वो भी मुझसे खुश होकर बातें करती, यहाँ तक कि मैं समझने लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। इसी बीच यूरोपियन लड़ाई छिड़ गई। हम और तुम दोनों लड़ाई पर चले गए। तुम फ्रांस गए, मैं कमांडिंग अफसर के साथ मिस्र गया। लुइसा अपने चचा के साथ यहीं रह गई। रॉजर्स भी उसके साथ यहीं रह गया। 3 साल तक मैं लाम पर रहा। लुइसा के खत आते रहते थे। मैं तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो गया और कमांडिंग अफसर। कुछ दिन और जिंदा रहते तो जरूर कप्तान हो जाते, मगर मेरी बदनसीबी कि वह लड़ाई में मारे गए। आप लोगों को उस लड़ाई का हाल तो मालूम ही है। उनके मरने के 1 महीने बाद मैं छुट्टी लेकर घर लौटा। लुइसा अब भी अपने चाचा के साथ ही थी, मगर अफसोस, उसमें न अब वो हुस्न था न वो जिंदा दिली, घुलकर कांटा हो गई थी। उस वक्त तो मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। मुझे अब मालूम हो गया था कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी गहरी थी। मुझसे शादी का वादा करके भी वह अपनी भावनाओं पर विजय ना पा सकी थी। शायद इसी गम में कुड़कुड़ कर उसकी ये हालत हो गई थी। एक दिन मैंने उससे कहा, लुइसा, मुझे ऐसा ख्याल होता है कि शायद तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं सकी। अगर मेरा ये ख्याल ठीक है तो मैं उस वादे से तुमको मुक्त करता हूँ। तुम शौक से उसके साथ शादी कर सकती हो। मेरे लिए यही इत्मीनान काफ़ी होगा कि कभी तुमने मुझसे प्यार के 2 बोल बोले थे। मेरी तरफ से अगर कोई मलाल हो तो उसे अपने दिल से निकाल डालो। लुइसा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। बोली, वह अब इस दुनिया में नहीं है किरपिन। आज 6 महीने हुए वह फ्रांस की लड़ाई में मारे गए। मैं ही उसकी मौत का कारण हुई। बस मुझे यही गम है। फौज से उनका कोई संबंध न था।
अगर वह मेरी ओर से निराश ना हो जाते तो कभी फौज में भर्ती ना होते। मरने के लिए ही वह फौज में गए। मगर अब तुम आ गए, मैं बहुत जल्द अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की काबिलियत ज़्यादा हो गई। तुम्हारे पहलू में अब कोई कांटा नहीं रहा और न मेरे दिल में कोई गम। इन शब्दों में व्यंग भरा हुआ था, जिसका आशय ये था कि मैंने लुइसा के प्रेमी की जान ली। इसकी सच्चाई से मैं इनकार न कर सकता था। इसके प्रायश्चित की अगर कोई सूरत थी तो यही थी कि लुइसा की इतनी खातिरदारी, इतनी दिलजोई करूं, उस पर इस तरह न्यौछावर हो जाऊं कि उसके दिल से ये दुख निकल जाए। इसके 1 महीने बाद शादी का दिन तय हो गया। हमारी शादी भी हो गई। हम दोनों घर आए, दोस्तों की दावत हुई, शराब के दौर चले। मैं अपनी खुशनसीबी पर फूला नहीं समाता था, और मैं ही क्यों, मेरे इष्ट मित्र सब मेरी खुशकिस्मती पर मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मगर क्या मालूम था कि तकदीर मुझे सब्ज बाग दिखा रही है। क्या मालूम था कि ये वो रास्ता है जिसके पीछे जालिम शिकारी का जाल बिछा हुआ है। मैं तो दोस्तों की खातिर तबाजों में लगा हुआ था। उधर लुइसा अंदर कमरे में लेटी हुई इस दुनिया से रुखसत होने का सामान कर रही थी। मैं एक दोस्त की बधाई का धन्यवाद दे रहा था कि रोजर्स ने आकर कहा, किरपिन चलो, लुइसा तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। उसकी न जाने क्या हालत हो रही है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दौड़ता हुआ लुइसा के कमरे में आया। कप्तान नॉक्स की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आवाज फिर भारी हो गई। जरा दम लेकर उन्होंने फिर कहा। अंदर जाकर देखा तो लुइसा कोच पर लेटी हुई थी। उसका शरीर ऐंठ रहा था। चेहरे पर भी ऐंठन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोली, किरपिन मेरे पास आओ। मैंने शादी करके अपना वचन पूरा कर लिया। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत पहले ही दूसरे को भेंट कर चुकी हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने जहर खा लिया है और बस वो कुछ घड़ियों की मेहमान हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल पर एक नस्तर सा लगा। घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया। रोता हुआ बोला, लुइसा ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे दाग देकर चली जाओगी? क्या अब कोई तदबीर नहीं? फौरन दौड़कर एक डॉक्टर के मकान पर गया, मगर आहा, जब तक उसे साथ लेकर आऊं, मेरी वफा की देवी सच्ची लुइसा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई थी। सिर्फ उसके सिरहाने एक छोटा सा पुर्जा पड़ा हुआ था, जिस पर उसने लिखा था, अगर तुम्हें मेरा भाई श्रीनाथ नजर आए तो उससे कह देना, लुइसा मरते वक्त भी उसका एहसान नहीं भूली। ये कहकर नॉक्स ने अपनी बास्केट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और उसमें से कागज का एक पुर्जा निकालकर दिखाते हुए कहा, चौधरी यही मेरे उस अस्थाई सौभाग्य की स्मृति है जिसे आज तक मैंने जान से ज़्यादा संभाल कर रखा है। आज तुमसे परिचय हो गया, मगर शुक्र है कि तुम जीते जागते मुझे मिले। ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। अब अगर तुम्हारे जी में आए तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि उस स्वर्गिक जीव का मैं हत्यारा हूँ। ये कहते कहते कप्तान नॉक्स फैलकर कुर्सी पर लेट गए। हम दोनों की आंखों से आंसू जारी थे, मगर जल्दी ही हमें अपने तत्कालिक कर्तव्य की याद आ गई। नॉक्स को सांत्वना देने के लिए मैं कुर्सी से उठकर उसके पास गया, मगर उसका हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में कंपकपी सी आ गई। हाथ ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसे आखिरी घड़ियों में होता है। मैंने घबराकर उनके चेहरे की तरफ देखा और डॉक्टर चंद्र को पुकारा। डॉक्टर साहब ने आकर फौरन उनकी छाती पर हाथ रखा और दर्द भरे लहजे में बोले, दिल की धड़कन तो धक धक धक, और फिर सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।